एवरीवन, वेलकम टू द अकाउंट्स गुरु चैनल। सो बच्चों, आज है हमारा डे 2। आई होप कि डे 1 को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया होगा और तीनों ही चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया होगा विद क्वेश्चंस। सो बच्चों, आज का जो हमारा डे 2 है उसमें सेशन नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहीं से हमारी आईईडी की जो सेकेंड यूनिट है वो स्टार्ट होती है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 4 चैप्टर्स। तो उसमें से पहला चैप्टर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है और ये यूनिट 20 मार्क्स की है। तो आप कह सकते हैं कि जो हर एक चैप्टर है इस यूनिट के अंदर वो अप्रॉक्स आपको 5 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। 4 और 5 मार्क्स इस तरीके से ही रेंज जाती है। बहुत ही ईजी चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? देखो, ह्यूमन तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो एक नेचुरल पर्सन है हम उन्हीं को ह्यूमन बींग्स कहते हैं। बट कैपिटल के बारे में हम लोगों ने हमेशा ये पढ़ा है कि कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में की जा रही है? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया वाला चैप्टर आपको यही बताएगा कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके उनकी वैल्यू को किस तरीके से इंक्रीज किया जाता है। सो द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, ability, expertise and education and knowledge embodied in the people of a country at a point of time। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि वो स्टॉक जो किस चीज का स्टॉक है? स्किल्स का स्टॉक है, एबिलिटी का स्टॉक है, आपकी एक्सपर्टाइज है, आपका एजुकेशन लेवल है, आपकी नॉलेज है, जिसको हम कब मेजर कर रहे हैं? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम इन सभी चीज़ों को मेजर करते हैं तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल क्या है कि आपने कितने स्किल्स एक्वायर किए। दैट मीन्स कि जिस तरीके से आज आप क्लास 12th में हो तो क्लास 12th में भी आपने एक एजुकेशन हासिल करी है, आपका नॉलेज लेवल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये भी आपका एक ह्यूमन कैपिटल का ही पार्ट है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? आपने ह्यूमन कैपिटल तो समझ लिया कि क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? ऑफ एडिंग टू द स्टॉक। यानी कि आप जिस ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं, जब उसी ह्यूमन कैपिटल के अंदर आप एडिशन करते जाते हो, जैसे कि आप क्लास 12th के बाद हो सकता है आप ग्रेजुएशन लेवल पे बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, फिर आप मास्टर्स की तरफ जाएंगे। तो जैसे जैसे आप अपना एजुकेशन लेवल इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हम ये कह सकते हैं कि आप अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जहां पर ह्यूमन कैपिटल पॉइंट ऑफ टाइम है, वहीं पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक पीरियड ऑफ टाइम है। It refers to the development of the abilities, skills, education, experience among the population of the country। और इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप यहाँ पर अपने उन स्किल्स के अंदर एडिशन करते जा रहे हैं। डे बाय डे आप एक्सपर्टाइज, डे बाय डे आप अपना एक्सपीरियंस इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उससे हो रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। It is the process of acquiring and increasing the number of person who have the skills, education, experience which are essential for the economic and the political development of a country। और जितने skilled, जितने पढ़े लिखे लोग किसी भी कंट्री के होंगे तो अल्टीमेटली उस कंट्री का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर जाना है जरूर, वो है द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि अब ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पा रहा है? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपको करना होगा कुछ एक्सपेंडिचर, और ये एक्सपेंडिचर हम लोग कुछ अलग अलग चीज़ों पर करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला एक्सपेंडिचर है आपका एजुकेशन के ऊपर। यानी कि अपनी पढ़ाई लिखाई पे आपको सबसे पहले आपको खर्चा करना है। जितने पढ़े लिखे होंगे उतना ही ज़्यादा आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। सेकेंड है द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर ऑन गिविंग द जॉब ट्रेनिंग। फोर्थ वन इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन एंड द फिफ्थ वन इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सो अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। यानी कि आप क्यों कह रहे हो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए हमें एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना होगा। सो लेबर स्किल ऑफ एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ द अनएजुकेटेड पर्सन
which enables him to generate more income than the uneducated person and hence contribute to the economic growth. एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकता है एज कंपेयर टू द अनएजुकेटेड पर्सन, क्योंकि अगर हम जॉब एवेन्यूज़ की बात करें, अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके पास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है एज कंपेयर टू द वन who is uneducated. Moreover, the level of income is also different for a educated person and for a uneducated person. Spending on education by individual is similar to spending on capital goods by companies with the objective of increasing the future profits over a period of time. It increases the productivity and efficiency of the labor. So individuals invest in education with the objective of increasing their future income. आप आज लोग क्लास 12th में हो, उसके बाद आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे, आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे। आप ये सभी चीज़ें क्यों कर रहे हो? अगर आप सिर्फ क्लास 12th को पास करके कहीं किसी कंपनी में जाते हैं जॉब करने के लिए, तो क्या तब आपको ज़्यादा सैलरी ऑफर की जाएगी, या तब जब आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे या आप एक ग्रेजुएट पर्सन होंगे, क्या तब आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी? ऑब्वियसली जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे तब आपको ज़्यादा सैलरी वो लोग ऑफर करेंगे। सो दिस मीन्स कि हम क्यों एजुकेशन के अंदर पैसा खर्च कर रहे हैं? क्योंकि हम अपना जो लेवल ऑफ इनकम है उसको भी इंक्रीज करना चाहते हैं। So education is sought not only as confers a higher earning capacity on people but also for its other high valued benefits. लेकिन सिर्फ यहीं तक कहानी नहीं है कि एजुकेशन पे पैसा सिर्फ इसलिए हम नहीं कर रहे हैं खर्च क्योंकि वो हमें हायर इनकम जनरेट करके दे रहा है, बट उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर आती हैं, जैसे कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को हर जगह पर सम्मान दिया जाता है, यानी कि सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड, यानी कि हर जगह आपका एक प्रेस्टीज मेंटेन होता है अगर आप एक पढ़े लिखे हैं तो। इट इनेबल्स वन टू मेक द बेटर चॉइसेस इन लाइफ, और कहीं ना कहीं ये जो एजुकेशन है ये आपके स्किल्स को डेवलप कर रही है और आप अपने लाइफ में अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी, और बदलती हुई सोसाइटी को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, यानी कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर उन चेंजेस को आप इजीली एक्सेप्ट कर पाओगे। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द इनोवेशन, और इसी के साथ साथ आप न्यू मैथड्स, न्यू टेक्निक्स, आप इन सब चीज़ों को भी अच्छे से समझ पाएंगे। इट फैसिलिटेट्स द अडेप्टेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, और उन नई टेक्नोलॉजी के साथ आप खुद को अच्छे से ढाल पाएंगे, उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसीलिए एजुकेशन में पैसा खर्च करना ज़रूरी है और इसी से होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब हम क्यों खर्च कर रहे हैं हेल्थ पे पैसा, क्यों हेल्थ सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए? ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी, यानी कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा, और एक हेल्दी पर्सन ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जनरेट कर सकता है ऐसे व्यक्ति के कंपैरिजन में जो अनहेल्दी है। अगर मैं सिक हूँ, बीमार हूँ, तो शायद मैं उतने पोटेंशियल के साथ आपके सामने लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाऊंगी एज कंपेयर टू दैट सिचुएशन जहाँ पे मैं बिल्कुल एक हेल्दी सिचुएशन में आपके सामने खड़ी हूँ। तो यहाँ पर यही चीज़ें समझाई जा रही हैं कि अगर हमारे देश में रहने वाले लोग हेल्दी होंगे तो वो ओवरऑल ग्रोथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, तो इसलिए हेल्थ सर्विसेज के ऊपर कहीं ना कहीं पैसे खर्च होने चाहिए। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट डायरेक्टली इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। तो हमारे यहाँ पर काम करने के लिए हमें हेल्दी लेबर फोर्स मिलेगी अगर हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर करते हैं तो। So a sick labor without access to the medical facility is compelled to abstain from the work and there is a loss of productivity. अब अगर किसी लेबर के पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं उसको, तो ऐसे में वो बीमार है, अगर वो बीमार है तो वो नहीं आपको प्रोडक्टिविटी दे पाएगा, वो नहीं अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम कर पाएगा। तो उसका अल्टीमेट लॉस किसको है? या तो उस कंपनी को जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, और इनडायरेक्टली कहूँ तो हमारे देश को, क्योंकि आउटपुट आपका यहाँ पर कम निकल के आ रहा है। सो द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब आप किस तरीके से हेल्थ एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, तो ऐसा हम देखते ही हैं कि हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन है। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब जैसे कि वैक्सीनेशंस लगाए जाते हैं कि आप वो बीमारी आप तक पहुँचे ही ना, इसके लिए हम पहले से ही आपको वैक्सीनेट कर देते हैं।
क्यूरेटिव मेडिसिन, अब अगर हो गई है वो बीमारी तो उसको क्योर भी करना है, उसको ठीक भी करना है, तो क्यूरेटिव मेडिसिन आती हैं। सो मेडिसिन इंटरवेंशन ड्यूरिंग द इलनेस, तो जब आप बीमार होते हैं तब आपको जो मेडिसिन दी जाती है, उसके साथ साथ हमें सोशल मेडिसिन की जरूरत ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं द स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, यानी कि लोगों में हेल्थ लिटरेसी को फैलाना होगा, लोगों को समझाना होगा कि किस तरीके से वो खुद को हेल्दी रख सकते हैं। एट द सेम टाइम द प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो गंदे पानी की वजह से होती हैं, तो हर जगह पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। एंड द गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, और सैनिटेशन फैसिलिटीज भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है काम करते करते काम सिखाना, लर्निंग वाइल डूइंग। आप काम कर भी रहे हैं और काम सीख भी रहे हैं। सपोज आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर आपको एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन को हैंडल करना है। अब कॉम्प्लिकेटेड मशीन को हैंडल करना है और गलती से अगर एक भी गलत चीज आपने कर दी तो एक्सीडेंट्स के चांसेस है, कहीं ना कहीं कैपिटल लॉस हो सकता है, आपकी मशीन में कुछ खराबी आ सकती है। और ऐसे में अगर हम आपको सिखा दें कि किस तरीके से उस मशीन को आपको इस्तेमाल करना है, तो एक तो अनइंटरप्टेड आपका प्रोडक्टिविटी होगी कि आप रुकेंगे नहीं, आपको पता है किस तरीके से उस मशीन का इस्तेमाल करना है, और प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज रहेगी। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। सो फर्म स्पेंड on giving the on the job training to their worker, this may take different form, अभी अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। The workers may be trained in the firm by itself under the supervision of skilled worker। अब या तो आपको एक ट्रेनर दे दिया जाता है, एक स्किल्ड वर्कर, जिसके अंडर रहकर आप पहले काम को सीखते हैं। The worker may be sent for the off campus training, in both the cases firm incur some expenses। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक तो तरीका ये है कि आप किसी सुपरवाइजर के अंडर आप लोग वर्क कर रहे हैं, ट्रेनर आपने आपको दे दिया है, उसके अंडर आप लोग वर्क कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। ऑफ कैंपस ट्रेनिंग मतलब कि अभी हम आपको काम करवा नहीं रहे हैं, पहले आपको काम सिखाया जा रहा है, उसके बाद हम आपको एक्चुअल वर्क प्लेस पर लेकर आ रहे हैं। तो दोनों ही केसेस के अंदर लेकिन फर्म पैसा खर्च करती है। So firm will insist that worker should work for the specific period of time after their on the job training, during which it can recover the benefits of enhanced productivity owing to the training. It is a source of human capital formation as a return of such expenditure in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it। कि ठीक है, एक बार तो हमने पैसा खर्च कर दिया ट्रेनिंग पे, बट जब हम ट्रेन कर देंगे अपने वर्कर को, उसके बाद जो वो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी देगा, तो उससे हमारा वो जो सारा कॉस्ट हमने यहाँ पर इनकर किया है, वो सारा कॉस्ट हमारी रिकवर हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, तो अगर हम कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किस तरीके से माइग्रेशन पे खर्चा किया जाता है और उससे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म किया जाता है, तो वो कौन से खर्चे हैं। देखो, लोगों को जॉब्स की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, क्योंकि जब उन्हें एक जगह पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है तो फिर वो माइग्रेट होते हैं टू द अदर प्लेसेस, ताकि उन्हें वहाँ पर अट्रैक्टिव सैलरीज मिल सके। सो अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर रीज़न है माइग्रेशन का, कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट होते हैं। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर है, वो अदर कंट्रीज में माइग्रेट होते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें हायर सैलरीज मिलती हैं। माइग्रेशन दोनों ही केसेस में इन्वॉल्व करता है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, और जो भी वहाँ जिस भी जगह पर वो माइग्रेट होकर गए होंगे वहाँ पर उनकी इन्वॉल्व होती है साइकिक कॉस्ट, क्योंकि वो एक अलग ही एरिया में जाकर रह रहे हैं, एक अलग ही सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट है जहाँ पर उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये सारी ही कॉस्ट इनकर हो रही है अगर वो माइग्रेट होते हैं, ताकि उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। सो द इन्हांस्ड अर्निंग इन द न्यू प्लेस, बट अगर उनको नई प्लेस पे अच्छी अर्निंग मिल जाती है तो इन सारी कॉस्ट को कवर अप कर जाती है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि माइग्रेशन भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स माना जाता है। तो ये सारे ही सोर्सेज जो अभी हमने पढ़े, ये सारे सोर्सेज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमारी मदद करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन के लिए खर्चा क्यों करना है। अब देखो, आप क्लास 12th के बाद इस चीज़ के लिए आप लोग पैसा खर्च करना शुरू करेंगे कि आपको क्या करना है क्लास 12th के बाद। आपके माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि हम लोग बीबीए करें, बीकॉम करें, बीकॉम ऑनर्स करें, या फिर और किसी प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ हम लोग जाएं। अभी आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन है, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के लिए हम एक पैसा खर्च कर रहे हैं, किस फॉर्म में,
हो सकता है हम काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो, तो उस काउंसलिंग के अंदर हमने पैसा खर्च किया, क्यों? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके से पैसे खर्च करते हो, आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो। क्यों कलेक्ट करना चाहते हो? क्योंकि आप अपने स्किल्स के अंदर जो एडिशन करना चाहते हैं, आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं कि अगर हमने इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लिया, इस यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया, तो क्या प्लेसमेंट के चांसेस है, या अगर हमारी प्लेसमेंट होती है तो पैकेज क्या मिलेगा, हमारा सैलरी पैकेज क्या होगा। आप ये सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो? पैसे खर्च कर रहे हो। सो पीपल स्पेंड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लेबर मार्केट एंड द अदर मार्केट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वॉन्ट टू नो द लेवल ऑफ सैलरी एसोसिएटेड विद द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लोग पैसा खर्च करते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि अलग अलग जॉब्स में क्या क्या सैलरी का लेवल है। Whether the educational institutions provide the right type of employment skills and at what cost। अब आप ये भी जानना चाहते हो कि जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, वो किस तरीके से आपको आपके स्किल्स को इन्हांस करेंगे, किस तरीके से वो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे और वो क्या कॉस्ट चार्ज करेंगे। सो दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सही तरीके से इन्वेस्ट कर सके। सो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये भी आपके लिए एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस की तरफ, विच इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। चांसेस हैं कि आपसे ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल पढ़ के जाना है हमें। सो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात, ह्यूमन कैपिटल इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। आप जब ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो उसका मतलब हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर हम कह रहे हैं कि ये हमारे स्किल्स हैं, एक्सपर्टाइज है, हमारा एजुकेशन है, हमारी नॉलेज है। बट जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, सो इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये इससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ह्यूमन कैपिटल आता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर द इंटीग्रल टू द ह्यूमन वेलबींग, because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life will they be able to make other choices which they value। आप यहाँ पर सिर्फ स्किल्स, नॉलेज और एजुकेशन, एक्सपर्टाइज की बात करते हैं, बट ह्यूमन डेवलपमेंट ये कहता है कि आपको एजुकेशन और हेल्थ को एक साथ लेकर चलना है, एक दूसरे के बिना इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप यहाँ कह रहे हैं कि एक ह्यूमन वेलबींग सिर्फ तभी होगी जब एक पर्सन बहुत अच्छे से लिख और समझ सकता होगा, यानी कि रीड और राइट कर सकता है, एट द सेम टाइम वो एक हेल्दी लाइफ भी जी पा रहा है, तभी आप कह सकते हो कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन कैपिटल में हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि ये जो हेल्थ और एजुकेशन है ये सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, यहाँ हमारा फोकस सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के ऊपर है। बट वहाँ हम यहाँ पर एज अ होल अपना ह्यूमन बीइंग जो हमारा पर्सन है वहाँ पर हम उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट ट्रीट्स द ह्यूमन बीइंग्स as a means and the end being the increase in productivity। Any investment in education enhance the output of goods and services। अब बार बार आपको ये बात समझ आ रही होगी कि एक ही चीज़ के पीछे डेफिनेशन जो है वो रिवॉल्व कर रही है कि अल्टीमेट हम ये चाहते हैं कि हम इसीलिए पढ़ाना चाहते हैं, हम इसीलिए चाहते हैं कि वो हेल्दी हो ताकि जो प्रोडक्टिविटी है गुड्स और सर्विसेज की वो इंक्रीज हो सके। बट ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ अलग बात कहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रीट्स द ह्यूमन बीइंग एज एंड इन देमसेल्फ। ह्यूमन वेलफेयर इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ह्यूमन वेलफेयर है, टू बी फुलफिल्ड इन द सोसाइटी। It should be increased through the investment in education and health, even if such investment do not result in higher labor productivity। यहाँ हम प्रोडक्टिविटी की फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है एजुकेशन और हेल्थ में, चाहे वो लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज ना करे, बट हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ह्यूमन वेलफेयर है, लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं है। क्या इंपॉर्टेंस और रोल है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? सबसे पहले इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, अगर आपको किसी एक मशीन को नहीं चलाना आता है तो इसका मतलब वो मशीन आपके लिए खराब है। आपके पास एक बहुत ही अच्छी कंपनी का आपके पास एक लैपटॉप है, लेकिन आपको उस लैपटॉप को यूज़ करना नहीं आता, उस टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ आपकी उस इन्वेस्टमेंट का?
तो फिजिकल कैपिटल को भी हम इफेक्टिव तभी बना सकते हैं अगर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हमने वर्क किया होगा तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है। हाई प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन, अभी पीछे में इतना सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं, हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है, अब आपको बहुत इजीली सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, इसलिए मैंने वहां पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया, एक एक चीज़ आपको बताई, ताकि आपको जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल, इनका जो एक्चुअल मीनिंग है आपको वो डिटेल में पता चल सके। जब वो आपको डिटेल में पता चल सकेगा तो आप इजीली इन सभी चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हाई प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के लिए, अभी हमने बात करी कि अगर हम स्किल को एक्वायर करेंगे, अगर हमारा नॉलेज का लेवल बढ़ेगा, अगर हमारी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली एजुकेशन और हेल्थ पे पैसा खर्च करके क्या होगा, लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, इन्वेंशंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। इन्वेंशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी तो आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करेंगे। जितने ज़्यादा आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करोगे उतने ही ज़्यादा आप न्यू मेथड्स डेवलप कर सकते हो, न्यू डिस्कवरीज लेकर आ सकते हो। आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ आप फेमिलियर हो सकते हो, उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, उनके साथ अडेप्ट कर सकते हो। इंक्रीजेज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा तो आप हेल्दी रहेंगे, और अगर आप हेल्दी रहेंगे तो हमारी कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है डेफिनेटली वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली एजुकेटेड और हेल्दी पीपल जितने भी होते हैं वो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करते हैं। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जब आपके अंदर समझ होगी, आप एजुकेटेड होंगे, आप हेल्दी होंगे, तो आप इस चीज़ को भी समझेंगे कि स्मॉल फैमिलीज़ के क्या बेनिफिट्स होते हैं। और अगर आप एक ऐसी फैमिली से हैं जिनको नहीं पता कि अगर आप एक बड़ी फैमिली में आते हैं तो बड़ी फैमिली ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी लेकर आती है, तो क्या आप हर एक पर्सन पे उतना पैसा खर्च कर सकते हैं उसके डेवलपमेंट पे या नहीं, तो अपना इनकम का सोर्स भी हम लोगों को देखना चाहिए। तो ये सारे डिसीजन एक एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा अच्छे से ले सकता है, तो ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अब ये रीजन असर्शन में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एक 3 नंबर के लिए भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशनशिप है? क्या ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ को अराइज करता है, या इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमें जानना होगा। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि जब लगातार हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हमारी पर कैपिटा रियल इनकम लगातार अगर बढ़ती जा रही है, तो उसको हम कहते हैं कि वो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। So the contribution of an educated person to the economic growth is more than that of an illiterate person. कि हमारे यहाँ पर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। सिमिलरली अ हेल्दी पर्सन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी तरीके से जो हेल्दी पर्सन होगा वो भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो पूरे चैप्टर को अभी तक हमने जितना भी पढ़ा या जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप करे, मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आ रही हैं जो आप लोगों को अब तक समझ जानी चाहिए थी कि कोई भी अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है तो ये 2 पॉइंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक तो पर्सन का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने क्वेश्चन की जब फ्रेमिंग करेंगे, जो अपना आंसर लिखेंगे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप इन लाइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। So both the education and health along with many other factors like on the job training, job market information and the migration increase in individual income generating the capacity, यानी कि इन सभी चीज़ों के साथ साथ मेन हमें क्या चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ पे पैसा खर्च हो, इन्वेस्टमेंट हो, ये ज़रूर होना चाहिए। So human capital formation not only increases the productivity of human resource but also stimulates the innovation and creates the ability to absorb the new technology. तो human capital formation की वजह से सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बल्कि आप ये भी देख रहे हो कि इनोवेशंस आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। Education provides the knowledge to understand the changes in society and the scientific advancement facilitate the invention and innovation. तो यहाँ पर आपने ये समझा कि जो एजुकेशन है वो आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप इनोवेशन लेकर आ सकते हैं, आप इन्वेंशंस लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, जिससे ओवरऑल आप कह सकते हो ओवरऑल हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट्स अडैप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नए टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट कौन कर पाएगा, हमारी एजुकेटेड लेबर फोर्स। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं?
आप जब इस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे तो वैसे तो मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही रखे हैं, हम पूरा चैप्टर कवर नहीं कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए रखे हैं कि आपको ये तो ज़रूर पढ़ के जाना है। तो प्रॉब्लम हो गया, रोल हो गया, जो डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया, ये तो आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आता है तो कहीं ना कहीं आपके पास ये वो कंटेंट है जिसको आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या रही, तो प्रॉब्लम की मैं बात करूँ तो सबसे पहली प्रॉब्लम रही इनएडिक्वेट रिसोर्सेज। वही बात कि हमारे पास यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास उनकी कमी है। और जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे, जब तक वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगे, तब तक सही तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अब हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के मेंटेनेंस के लिए ही इतना पैसा खर्च हो जाता है कि अल्टीमेटली जो हमारा मेन पर्पस है, जिस चीज़ के लिए हम पैसा खर्च करना चाहते हैं, वहाँ के लिए हमारे पास फंड नहीं बचता है। देन ब्रेन ड्रेन, अब ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ के लोग बहुत स्किल्ड हैं, अच्छा दिमाग है उनके पास, बट ये हमारी कंट्री का मैं कह सकती हूँ कि दुर्भाग्य है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हम उनके लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट नहीं कर पा रहे, हम उनको अच्छा सैलरी पैकेज नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से उनको माइग्रेट होकर जाना पड़ता है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ उन्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वहाँ उन्हें बेटर इनकम लेवल ऑफर किया जा रहा है। सो ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है, द पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ and better salaries. This leads to the loss of class of skilled labor like doctors, engineers who have the high caliber and are rare in a developing country. So the cost of such loss of quality human capital is very high. तो अब जब हम उनको सही से सैलरीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं, तो वो माइग्रेट हो रहे हैं। इवन हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी हमारे यहाँ से जा रहे हैं। तो ये जो लॉस है ना हमारे लिए, ये बहुत बड़ा लॉस है। थर्ड वन इज लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। हम यहाँ पर प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, एक इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एक ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस है हमारे पास कि हम नहीं देख पा रहे हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी अवेलेबिलिटी है। तो जब तक ये प्लानिंग ठीक नहीं होगी तब तक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, यस, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो स्टिल अभी भी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो लेवल होना चाहिए उससे काफ़ी कम है। तो ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, और जब तक इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक हम अपने यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, अगर हम क्या देख रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को आगे। सो हमारा यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है विच इज़ एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, कि हम चाहते हैं कि एजुकेशन सब तक पहुँचे, बट अभी भी ये हमारा एक ड्रीम है जिसको हासिल करने की कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर फॉर बोथ द इलिटरेट इन इंडिया इज एज मच एज इंडियाज पॉपुलेशन वॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम कहें कि लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो इलिटरेट जो है इंडिया के अंदर वो ज़्यादा हैं। कब के कंपैरिजन में, जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था उससे अगर हम आज कंपेयर करें तो इलिटरेसी रेट हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा है। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास हुआ था हमारा, तो ऐसा देखा गया था कि जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे सभी बच्चों को आने वाले 10 साल के अंदर अंदर विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा वहाँ पर प्रपोजल रखा गया था, और आपने देखा भी कि हमारा सर्व शिक्षा अभियान जैसे मिड डे मील लाके इस तरीके के प्रोग्राम्स लॉन्च भी किए गए इसी पर्पज़ के साथ कि एलिमेंट्री एजुकेशन एटलीस्ट हर बच्चा हासिल करे। तो यहाँ पर 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो 2009 में ही फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट लॉन्च किया, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने फ्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया उन सभी बच्चों के लिए जो 6 से 14 साल तक की एज ग्रुप में आते हैं। सो स्टिल वी आर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 100% लिटरेसी इन इंडिया, बट अभी भी यहाँ तक के लिए भी हम 100% लिटरेसी हासिल नहीं कर पाए हैं। अब गवर्नमेंट इसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं उसको पैसों की ज़रूरत है, तो यहाँ पर 2% का एजुकेशन सेस जो है वो लगाया जाता है ताकि रेवेन्यूज़ कलेक्ट किए जा सकें, और रेवेन्यूज़ कलेक्ट करके उसको यहाँ पर
यूज़ किया जाएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हम लिटरेसी रेट 100% लेकर आना चाहते हैं अपने उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट एक और इशू है हमारे पास यहाँ पे जेंडर इक्विटी का, कि ऐसा देखा जाता है कि अगर आप रेशो भी देखें स्कूल्स वगैरह में तो गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज़ का रेशो आपको ज़्यादा मिलेगा कि वो बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। बट अगर हम अभी की सिचुएशन देखें तो जेंडर इक्विटी पहले से बेटर है। अब फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ बेटर देन बिफोर। सो जो डिफरेंस देखा जा रहा है लिटरेसी रेट के अंदर बिटवीन द मेल एंड फीमेल्स, अब वो लगातार कम होता जा रहा है, जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है जेंडर इक्विटी के अंदर। बट यहाँ पर ज़रूरत है कि हम वीमेन एजुकेशन को प्रमोट करें, क्योंकि अगर आप वीमेन एजुकेशन को प्रमोट करते हैं तो यहाँ पर आता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेपरेटली आपसे 3 या 4 मार्क्स पे पूछा जा सकता है कि क्यों विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। तो उसके लिए आप ये पॉइंट्स लिख के आएंगे कि अगर आप ह्यूमन एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, तो ये उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को इंक्रीज करेगा, एट द सेम टाइम जो उनका सोशल स्टेटस है यानी कि सोसाइटी में उनके लिए एक वैल्यू जनरेट करेगा। उसके अलावा विमेन एजुकेशन मेक्स अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द फर्टिलिटी एंड द हेल्थ केयर ऑफ द विमेन एंड द चिल्ड्रन। उसके अलावा एक पढ़ी लिखी महिला ये समझ सकती है कि हमें किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, किस तरीके से उसे अपनी हेल्थ एट द सेम टाइम अपने बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना है। If the women are educated, there is a greater probability that the children in the family would be educated and hence it may help in achieving the better literacy rate। और घर में अगर एक पढ़ी लिखी महिला होगी तो वो अपने साथ 4 और लोगों को भी शिक्षित करेगी, क्योंकि फर्स्ट एजुकेशन जो होती है आपकी वो घर से ही शुरुआत होती है। तो अगर आपके घरों में भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि उस घर के जो बच्चे होंगे या और भी जो लोग उनके साथ रहते होंगे, कहीं ना कहीं उन लोगों के जो स्किल्स होंगे वो इम्प्रूव्ड होंगे। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन अ फ्यू टेकर्स। अब जो नेक्स्ट इशू आता है वो ये कि क्या सिचुएशन है हायर एजुकेशन की। तो यहाँ पर इसने सब कुछ बयां कर दिया है अ फ्यू टेकर, कि ठीक है हम लोग एक बेसिक एजुकेशन तक सब पहुँच पा रहे हैं, बट जब हायर एजुकेशन की बात होती है तो हम यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हायर एजुकेशन और टर्शरी एजुकेशन के अंदर। सो इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप, indicating the lesser and lesser number of people reaching the higher education level। हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि जैसे पिरामिड होता है, पिरामिड आपको पता है ना, इस तरीके से होता है एक ट्राइंगल शेप का। अब अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही एक स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही कम लोग हैं जो वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि हायर एजुकेशन में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। So moreover, the level of unemployment among the educated youth is the highest as per NSSO data। तो हमने ये देखा कि जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इवन द एजुकेटेड यूथ का वो बहुत ज़्यादा है। Therefore, the government should increase the allocation of higher education and also improve the standard of higher education institutions so that the students are imparted the employable skills in such institution। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे इंडिया के अंदर कि हमारा जो भी एजुकेशनल सिस्टम है वो इस तरीके का होना चाहिए जो जॉब ड्रिवन हो। बच्चों को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब अलॉट होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड है, ये बहुत ही खराब सिचुएशन है किसी भी कंट्री के लिए, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क होना चाहिए। तो ये चैप्टर होता है हमारा खत्म, चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। छोटा सा ही चैप्टर था, थोड़ा बेसिक नॉलेज पे भी है, बट जो स्टार्टिंग का कंटेंट मैंने आपको बहुत डीपली समझाया है उसे आपको बहुत अच्छे से समझना है और उसके जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको अलग से लिखने हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और आप इसका टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप लेस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप अपने आंसर को लिखते हैं तो जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें लिखनी ही पड़ती हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी भी होता है। उसके बाद आपने जो 3-4 टॉपिक देखे वो ऐसे थे कि जिसके अगर आपको हेडिंग याद है तो उसका अंदर का कंटेंट आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। बट जो पहले मैंने आपको टॉपिक बताया सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको यहाँ से नोट कर जानी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा और आप इसके सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट के साथ।